हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होंगी आई होप। अब आप सबके सामने एक समस्या आ रही है कि सर इतने सारे फार्मूले हैं, अब इन सारे फार्मूलों के आप बार बार बुक में क्यों छानना, कैसे, क्यों, इसके लिए क्यों इतनी तकलीफ़ करनी। सर सारे फार्मूले दे ही देंगे। डेफिनेटली मैं आप लोगों की इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रख रहा हूँ। कई सारे कमेंट्स में पढ़ चुका हूँ, तो उस कमेंट्स में पहले भी कई सारे कमेंट्स आते रहे हैं कि सर फार्मूले की एक पीडीएफ बना दो, पूरे जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के फार्मूले आप एक जगह पर कर दो। तो कई दिनों से टाइम मिल नहीं रहा था, तो अब टाइम निकाल के, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात हो गई है, तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फार्मूलेज मैंने जितने भी आपके इस टर्म 2 के अंदर आने हैं, तो वो सारे के सारे फार्मूले आज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। और एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको गॉड क्लासेस की जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। गॉड क्लासेस की ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ही रखी है अगर आपके पास एंड्रॉयड है। अगर आपके पास iOS है तो उस पर भी अब गॉड क्लासेस की ऐप अवेलेबल है। जी हाँ, आपको बस माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और लॉगिन करने के लिए जब ORG कोड मांगा जाएगा तो उसमें आपको लिखना है XKCZR। चिंता मत करो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। और वो एक बार डालेंगे तो वो आपका जो माई इंस्टीट्यूट ऐप है वो कन्वर्ट हो जाएगा गॉड क्लासेस ऐप में। तो इस तरह से अब गॉड क्लासेस एंड्रॉयड, iOS, वेब सभी पर अवेलेबल है। जो भी आपके पास सिस्टम है वहाँ पर आप जाइए, गॉड क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो फ्री कंटेंट वाला जो टॉपिक है, कॉलम है फ्री कंटेंट वाला, उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फार्मूला शीट इसी नाम से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर सारे फार्मूलाज वहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार फार्मूलाज एक्सप्लेन कर दूं कि कई बार थोड़ा ना फार्मूला कुछ कंफ्यूजिंग फार्मूलाज हैं जो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है। तो उन सब के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, चैप्टर वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अब इंटीग्रेशन में फार्मूलाज आप अच्छी तरह से याद करके एक बार उनको लिख कर ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो तो आपके पास यही है। बेसिक इंटीग्रेशन यही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसी से फिर आगे और चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो सबको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही याद नहीं होगा तो आगे आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर x⁻n dx, इसका फार्मूला सबसे कॉमन फार्मूला है x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1+c। अगर खाली dx लिखा है, dx मतलब कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, यानी 1 लिखा हुआ है एक तरह से यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जरूर लगाना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x सेम रहता है, और a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। तो ये सबसे बेसिक इंटीग्रेशन है, ये हर एक बच्चे को जरूर याद हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते समय कुछ टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है। वो टेक्निक्स यहाँ पर क्या क्या हैं। सबसे पहली टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो 3 आपको दे रखे हैं स्टार्टिंग में, ये स्पेशल फार्मूलाज हैं। इसके लिए आपको बस ये समझना है कि आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे दिया हुआ देखिए, यहाँ पर अब ये कहता है कि f(x) dx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो कैपिटल f(x) प्लस c आ रहा है। तो अगर आपको इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, x को रिप्लेस कर दिया गया किसी लीनियर फंक्शन से। x को क्या किया हमने, रिप्लेस किया है किसी लीनियर फंक्शन से। ये फंक्शन लीनियर होना कंपल्सरी, ध्यान रखना। तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो f(ax + b)। बस आपको एक काम करना है कि जो डिवाइडेड बाय a आपको करना है। भाई बाकी और डिटेल में भाई जाना है तो सब्स्टिट्यूशन वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसमें सबको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ फार्मूलाज डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या फार्मूलाज हैं। अगर आपको f(x) की पावर n दिया हुआ है और साथ में उसका यहाँ पर डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप यहाँ पर f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी जैसे पावर फार्मूला आप यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर नीचे वाला फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया हुआ है तो ये आंसर आ जाएगा आपका log ऑफ f(x) प्लस में c। उसके बाद अगर ये तीनों फॉर्मेट नहीं बनते तो आपको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ एक कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हमारा उसी से निकल जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका उन्हीं से क्वेश्चन निकल जाता है। अब इसमें आपको क्या देखना होता है कि जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं कि तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है उसी फंक्शन को आप t एज्यूम कर लो और वहाँ से स्टार्ट करो।
अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक्सपोनेंट ऑफ एफ एक्स, मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी पावर या तो फ्रैक्शन में दी होगी, रूट में दी होगी, तो ऐसे में उसी को आपको टी पुट करना है। अगर ऐसा भी नहीं है तो कई बार ऐसा होगा जैसे e की पावर x या log x होता है, यहाँ पर x की जगह कुछ और दे दिया जाता है, मान लो कह दिया log x स्क्वायर प्लस 1, तो जो log x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, log नहीं खाली x स्क्वायर जो प्लस 1 आ रहा है, उस फंक्शन को आपको टी पुट करना है और फिर आगे इंटीग्रेट करना है जैसा भी वो फॉर्मेट बन के आता है। तो उसके बाद बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शंस के जो फार्मूलाज हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे आप कन्वर्ट करते हो, अगर आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो कैसे आप कन्वर्ट करते हो, वो सारे फार्मूलेज मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर सारे कुछ बता रखे हैं कि कैसे कैसे आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर हम स्पेशल इंटीग्रल पे चलें तो स्पेशल इंटीग्रल में आपके पास कुछ फार्मूलाज आते हैं जो आपको लर्न कर लेने अच्छे तरीके से और इन्हें लिख के ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर जो पहला फार्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर और 1/a² माइनस x स्क्वायर, दोनों फार्मूले एक जैसे, मतलब इन दोनों फार्मूलों को अगर आप इकट्ठा याद करोगे, इन दो को पेयर्स में याद करोगे, इन दो को पेयर्स में याद करोगे और इन दो को पेयर्स में याद करोगे, तो एक्चुअली में ये 3 ही फार्मूला हैं। उन 3 फार्मूलों से आपके 6 फार्मूले बन जाएंगे अगर आप उनको पेयर्स में याद कर लोगे तो। याद करके उसको लिख के ज़रूर देख लेना है 2-3 बार ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको मैंने यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट टेक्निक है बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में एक तो हमारे पास प्रॉपर फार्मूला होता है कि हम फंक्शन को एक एफ एक्स फंक्शन में और जी एक्स फंक्शन में से एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। कैसे फर्स्ट कैसे सेकंड मानना है, उसके लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास ये आईलेट। आईलेट का मतलब, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये हमारे उसमें सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको क्रॉस कर दो। लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए पहला, एल्जेब्रिक फंक्शन दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो इसे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी हमारे पास रह गया LAE, ठीक है। इसके हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन चूज करना है और जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसका होल इंटीग्रेशन। अब इसमें एक स्पेशल फार्मूला बनता है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में एडिशन में दिया हुआ है और इनटू में e की पावर x है, तो हमारा फार्मूला बन जाता है fx इनटू में e की पावर x प्लस c। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज़ तो डेफिनेट इंटीग्रल की 7-8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। जो आपके काम की चीज़ें मैंने सिर्फ इस PDF में वही रखा है, ठीक है। फालतू की चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही याद कर लेना जितना मैंने इस आपको PDF में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी पड़ सकती हैं। इन 5 में से भी अगर मैं कहूँ कि आपके लिए जो सबसे जो यूज़फुल है, जो बेस्ट है, वो 3, 4, 5 यही प्रॉपर्टी हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से आता है, इन दोनों का यूज़ ना के बराबर है, ठीक है। तो आप ये 3, 4, 5 ये 3 प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से याद कर लेना कि आपको कहाँ पर यूज़ करनी है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमेशा आप मॉड फंक्शंस में यूज़ करोगे, जहाँ भी मॉड वाले आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के चांसेस बहुत कम है कि वो क्वेश्चन आएगा भी। इन दोनों में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बाकियों में या तो ये प्रॉपर्टी लगेगी या फिर ये लगेगी। उसके लिए आप लिमिट देख लेना, लिमिट a टू b है तो ये वाली लगाओ, लिमिट 0 टू a है तो ये वाली लगाओ, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में नहीं करना आपको। उसके बाद आ जाते हैं मार्जिनल फंक्शन। मार्जिनल फंक्शन क्या होता है कि भाई कॉस्ट फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है, कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको उसका इंटीग्रेट करना है। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दो। ऐसे ही जो रेवेन्यू फंक्शन है, कॉस्ट की तरह रेवेन्यू फंक्शन भी निकालेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू को आपको इंटीग्रेट करना है प्लस में c। रेवेन्यू फंक्शन का एक फार्मूला ये भी होता है कि जो डिमांड फंक्शन है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है। और यहाँ से आपको p निकालना है, इसी फार्मूले से अगर आपको p की वैल्यू निकालनी है यानी डिमांड फंक्शन निकालना है तो आपको x से इसको डिवाइड कर देना है रेवेन्यू फंक्शन को। उसके बाद इंटीग्रेशन में ही कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये 2 फार्मूलेज हैं। इसमें कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला आपको ये दिया हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला ये है। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है तो दोनों को आपको इक्वल रखना है। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ वो वाले फार्मूले थे, सिर्फ वो वाले फार्मूले, सिर्फ का मतलब काफ़ी सारे फार्मूले हैं, उसी में ज़्यादा फार्मूले। एक बार अच्छे तरीके से याद करके उन्हें एक बार लिख के ज़रूर देख लेना, फार्मूला शीट से मैच कर लेना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है।
और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी होती है। ऑर्डर जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर होता है, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टर्म्स है वो पॉलिनोमियल्स में ना आए, यानी जैसे अगर कहीं पर e की पावर x ना देकर आपको e की पावर dy/dx दे दिया, या लॉग फंक्शंस में लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो dy/dx दे दिया, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग उसमें पढ़ ही चुके हैं, यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है मैंने, एक बार इसको भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ एंड डीके मॉडल, इसमें कोई फार्मूलाज आपको याद नहीं करने, इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो स्टेटमेंट दी होगी स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, वो जो क्वेश्चंस हम इसके करेंगे उसमें आप समझ जाओगे। स्पेशल कोई फार्मूला इसके अंदर आपको नहीं करना है। इनफ्रेंशियल स्टेट्स, इनफ्रेंशियल स्टेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 5 मार्क्स का टॉपिक है लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस मैं कहूँ कि नहीं है बिल्कुल, तो वो गलत होगा, आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ 1-2 क्वेश्चन इनफ्रेंशियल स्टेट्स के या टाइम सीरीज़ के उसमें से जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दे सकते हैं। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, हमें पूरा 40 के 40 की तैयारी करके जानी है। तो अब इसमें एक पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स आपको बस पता होनी चाहिए, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पता होनी चाहिए। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप होती हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो वो सब आप कर लेंगे। उसके बाद पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये दोनों के डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिफरेंस आप याद कर लेना। उसके बाद सैंपल मीन का फार्मूला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, और मार्जिन ऑफ एरर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या क्या फार्मूले यूज़ होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। बस आपको एक बार पढ़ के अच्छी तरह से याद करके रिवाइज ज़रूर कर लेना है। उसके बाद ये हाउ टू सेट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करना है, ये सब थ्योरी की बजाय आप इसकी जो वीडियो देखेंगे इनफ्रेंशियल स्टेट्स, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कैसे सेट करना है। फिर भी आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे सेट करना है। 1 सैंपल टेस्ट में टी का फार्मूला आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो अगर n की वैल्यू 30 से कम है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर n-1 करने से हमारा स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व हो जाए तो n-1 ले लेंगे, अदरवाइज उसको n ही रहने देना। 1 टेल टेस्ट में जब हम लाएंगे तो मॉडुलस ऑफ टी की वैल्यू टी अल्फ़ा से ग्रेटर होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और 2 टेल टेस्ट में जो टी की जो वैल्यू है टी अल्फ़ा बाई 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो नल हाइपोथेसिस वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला, ऐसे फिर आपको 2 सैंपल टेस्ट में जो फार्मूला यूज़ होंगे वो फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला यहाँ पर नहीं लिखा है, काफ़ी लेंदी फार्मूला होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं क्योंकि आपको जो टी वैल्यू होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से दी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फार्मूला ये भी आपको कई जगह मिलेगा n1 + n2 - 2, लेकिन हर जगह नहीं होता है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो छोड़ ही देना, वहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी होगी। उसके बाद आता है जिसमें फार्मूले थोड़े से और हैं, इंटीग्रेशन के बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, 15 मार्क्स का चैप्टर है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। सबसे पहले परपेचुटी, 2 टाइप की परपेचुटी होती है, दोनों के फार्मूले, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सिंकिंग फंड का फार्मूला, सिंकिंग फंड में ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है अगर आपको वैल्यूज़ ऐसे इस हिसाब से दे रखी हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको एनुटीज़ का सम दे रखा है तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। और अगर इस फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है 1 + i की पावर, ये i + i लिख गया, ये 1 + i है यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये 1 + i आएगा यहाँ पर। तो इस फॉर्मेट में है तो ऐसे कर लेंगे, और इस फॉर्मेट में दिया है तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पर चलें, बॉन्ड का जो फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं या फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं सी का मतलब हो गया कूपन पेमेंट, और आगे फिर फार्मूला आपको दिया ही हुआ है। यहाँ पर जो एफ़ है ये ML अग्रवाल में एफ़ लिखा हुआ है, अगर आप उसमें जाओगे RD शर्मा में तो यहाँ पर शायद C लिखा हुआ है, अगर आप CBSE हैंडबुक में जाओगे तो वहाँ पर शायद कुछ और लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, आपको जो F का मतलब है वो यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है ना,
अगर ये कहता है कि बॉन्ड इस वैल्यू पर मैच्योर हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर रखना है। अगर जो बॉन्ड है वो पार वैल्यू पर मैच्योर हो रहा है तो इसका मतलब जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी, जो पार वैल्यू होगी वो रखनी है। अगर किसी और पर मैच्योर हो रहा है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। एफ का मतलब यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन कर दिया है। अप्रॉक्स YTM निकालने का फार्मूला हो गया। डेप्रिसिएशन में आपके पास लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड ही आएगा, तो उसका फार्मूला ये हो गया ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको ये P जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप पहले ही कर लेते हो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर P लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आके कंपाउंडिंग करते हो तो P यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं CAGR पे। CAGR में फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 1/n -1। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, और परसेंटेज में निकालने के लिए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद EMI में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आप लोगों को कि EMI में जो फार्मूला है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 फार्मूले हैं। 3 हमारे पास बुक थी, ML अग्रवाल और RD शर्मा और CBSE हैंडबुक, तीनों में आपको डिफरेंट फार्मूले दिए हुए थे। तो एक तो फ्लैट रेट मेथड है, उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय n। जो कन्फ्यूज़न है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें आपको 3 फार्मूले दिए हुए हैं। ये फार्मूला जो है ये ML में यूज़ हो रहा था, ये फार्मूला RD में यूज़ हो रहा है, और ये वाला फार्मूला CBSE हैंडबुक में है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये 1 + i की पावर n दिया हुआ है, 1 + i की पावर पॉजिटिव n दिया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको 1 + i की पावर -n की वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यू किस तरीके से दी गई है। ज़्यादा चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो फार्मूला है ज़्यादातर बुक्स में ये यूज़ होता है, लेकिन जिन बच्चों ने ML किया है उन्होंने ये अच्छी तरह याद कर रखा है। फार्मूले तीनों ये एक ही हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करके इससे इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इससे इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो फार्मूले अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई कौन सा फार्मूला कब हमें लगाना चाहिए। जब पावर -n हो तो ये लगाना है, पावर +n हो तो ये लगाना है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी हो तो ये लगाना है। उसके बाद एक चैप्टर हमारा LPP रह जाता है, उसमें कुछ फार्मूले वगैरह आपको याद करना नहीं है, वो तो सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो उसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप सीखेंगे कि भाई किस तरीके से ग्राफ हमें बनाने हैं, कैसे उसका हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है, कैसे शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, तो वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये फार्मूले की जितना भी मैंने बताया है ये सारे के सारे आपको PDF अवेलेबल है गॉड क्लासेस की ऐप पर। वहाँ पर जाएंगे, फ्री कंटेंट वाले टॉप उसमें कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फार्मूला शीट नाम से ये फाइल मिल जाएगी, और ये फाइल आप वहाँ पर देख सकते हैं, और सारे फार्मूले आपके एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।